गुड मॉर्निंग। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक एवरेज। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी में हम जैसे यूनिवर्स होता है ना, आपको पता है ना ग्रुप ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो उस यूनिवर्स ऐसा एक फिगर लेना जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। एक ऐसा फिगर जैसे मान लीजिए आपको पता है नंबर्स कई ग्रुप में होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, बहुत से नंबर्स होते हैं। तो इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू उठाना जो इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ओके, आइए बात समझ में आप लोग को, ठीक है। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा नंबर जो इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, उसे सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब देखिए कुछ हम डेफिनेशंस आपको बता देते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है क्लार्क की, ठीक है, CLARK। किसकी डेफिनेशन है, क्लार्क की। सबसे पहली डेफिनेशन है क्लार्क। क्लार्क क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ग्रुप ऑफ फिगर। क्या बोलते हैं, एवरेज इज, यहाँ पे देखिए, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट a single figure to represent whole figure। यानी क्या है एवरेज, ये एक ऐसी कोशिश है जो एक ऐसा नंबर निकालने की प्रयास करता है, एक ऐसा नंबर निकालने का अटेम्प्ट करता है जो इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, जो भी नंबर है, ठीक है। ये क्लार्क का डेफिनेशन है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। आखिर स्टैटिस्टिकल एवरेज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या फंक्शन होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है, ओके। तो अब देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है टू मेक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके इम्पोर्टेंस को, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। यानी वो उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, ओके। टू फैसिलिटेट, दूसरा है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन को देखो, डेटा ना जब कंपेयर किए जाते हैं आपस में तो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। सपोज मैंने अपने हाफ ईयरली के मार्क्स से अपने अगले यूनिट के मार्क्स को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मुझे पता चलेगा कि मैंने ग्रोथ किया है या मैं पीछे गया हूँ, और बोर्ड्स के लिए मेरी क्या प्रिपरेशन है, ओके। इसी तरह जब हम प्रोडक्शन को, लास्ट ईयर के प्रोडक्शन को इस ईयर के प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमने प्रोड्यूस किया है। सेल्स को भी ऐसे आप कर सकते हो। तो जब डेटा कंपेयर होता है ना, जैसे इस साल के एवरेज को पिछले साल के एवरेज से कंपेयर कीजिए या पिछले कई सालों के एवरेज से कंपेयर कीजिए, तो वो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट देता है, ओके। आगे देखिए, टू रिप्रेजेंट द ग्रुप, तीसरा है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तीसरा है टू रिप्रेजेंट द ग्रुप, रिप्रेजेंट द ग्रुप, यानी ये एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने से ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस नंबर के आसपास ही सभी नंबर्स हैं, ठीक है।
सेंट्रल टेंडेंसी तो है ही यही कि पूरे यूनिवर्स को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी हम कहते हैं। आगे देखिए, टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप पॉलिसीज कैसे बनाते हो? पॉलिसी मतलब पता है ना, इंश्योरेंस वाली नहीं, पॉलिसी मतलब नीतियाँ, हिंदी में बोलते हैं उसको नीति। आप सभी बिजनेस का, हर बिजनेस का अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी नीति होती है। तो आप वो नीति कैसे बनाओगे, आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? भाई जब आपके पास रेलेवेंट डेटा होगा, जब आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा, तभी ना आप वो कर सकते हो। तो नीतियाँ कैसे बनानी है, ये चीज़ भी आप सेंट्रल टेंडेंसी से सीख सकते हो। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, अच्छा देखिए, आपको ना इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स बताया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी डेटा होते हैं आप देखेंगे, आप अपना वो उठा लो, लॉ ऑफ डिमांड उठा लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उठा लो, या जो कुछ भी आप उठा लो, आप देखोगे ना उसमें एक डेटा होता है, उसी डेटा के बेसिस पे वो पूरा फिगर बनता है, ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का डेटा, इनकम का डेटा, हाँ पॉपुलेशन में एजुकेशन का डेटा, तमाम डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस का बेसिस है ये जो है इकोनॉमिक एनालिसिस का बेसिस है। अगला देखिए, टू ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ये नंबर्स के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ये भी बताता है। यहाँ पे देखिए, ट्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप, नंबर्स के बीच में कैसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो भी ये बताता है, ओके। यानी ऑब्जेक्ट्स या फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस क्या है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है उसके बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स को बताता है, उसके अंदर छुपी हुई चीज़ों को बताता है, कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है कि कंपेयर कैसे हो सकता है, उसके बाद एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, और ये इकोनॉमिक एनालिसिस का बेसिस भी है। ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या है नंबर्स के बीच में, इसको भी ट्रेस करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके, ठीक है, ओके। ओके, तो एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एवरेज क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव, पहला है रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, इसे ना पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज, ये एंटायर मास ऑफ डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ओके। सेकंड देखिए, क्लियर एंड स्टेबल, एक अच्छा एवरेज जो होता है वो क्लियर होता है और क्या होता है, स्टेबल होता है, उसकी वो एकदम आपका साफ होना चाहिए कि यही इसका एवरेज है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लिसिटी, एक अच्छे एवरेज का एक एसेंशियल फीचर है कि वो सिंप्लिसिटी होना, देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्या बताना चाह रहा है और क्या है इसमें। फोर्थ है आपका सर्टेनिटी, एक अच्छे एवरेज की वैल्यू सर्टेन होनी चाहिए और डिफाइन होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगला है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स में 10 फिगर है तो 10 पे बेस होना चाहिए, 10 का एवरेज निकालना चाहिए, ओके। उसके बाद इस पे किसी तरह का अनड्यू इफेक्ट नहीं होना चाहिए,
इसमें किसी भी तरीके का अनड्यू इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी सीरीज में एक्सट्रीम वैल्यूज है तो उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अच्छे एवरेज की ये पहचान है। अगला है इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए। देखिए जब नंबर में एक्सप्रेस होता है ना तो उसकी वैल्यू डिफाइन होगी, तो ये हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। ओके ठीक है। ओके सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेजर्स होते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। ठीक है, एक है आपका मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या आता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है, इसको अंकगणितीय औसत कहते हैं, इसको स्थिति संबंधी औसत कहते हैं हिंदी में। अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है, फिर जियोमेट्रिक मीन आता है आपका, उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है। अर्थमेटिक मीन होगा, ये भी एवरेज नहीं होगा, मीन होगा। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में आपका आएगा मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, मोड। पोजिशनल में क्या आएगा, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड आएगा। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल एवरेज में आएगा, ये आपका पोजिशनल एवरेज में आएगा। ओके, अब आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, आइए इस पे ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन अ सीरीज। इट इज सिंपलेस्ट मेजर अमंग वेरियस सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जो एवरेज लेते हैं ना उसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी वैल्यू दी हुई है हम उसका क्या लेते हैं, उसका हम एवरेज लेते हैं, उसी एवरेज को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी मेजरमेंट हैं सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल यही होता है आपका अर्थमेटिक मीन। ओके, आइए बात समझ में। और इसी पे इस लेसन में बेसिकली हम लोग इसी पे बात भी करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये मीन होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन होता है। ओके, आगे बात समझ में। जैसे सपोज यहाँ पे कई वैल्यू दी हुई है, 10, 12, 18 ऐसे वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और फिर एक वैल्यू ले लीजिए आप कोई, मान लीजिए सपोज 10 है, फिर कितना हो गया, 12, 18, 30, 10, 40, 50। और नंबर्स कितने हैं, 4 नंबर्स हैं। 50 में 4 से डिवाइड दे दीजिए आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 12.5 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 12.5 देखिए एक ऐसा नंबर है जिसके आसपास सभी नंबर होंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ, आ रही है बात समझ में? ये 4 नंबर हैं, सपोज इन चारों को ऐड कीजिए और कितने कुल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 1 2 3 4 हो गए। इससे इसमें डिवाइड दे दीजिए, 12.5 आया ना, ये आपका मीन हो गया। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now coming to the definition of arithmetic mean. Arithmetic mean का definition क्या है, आइए देखते हैं। Satirist कहते हैं arithmetic mean is the amount secured by dividing the sum of value of the items in a series by real number। एक सिंपल सी बात कहें भैया, यूनिवर्स में जितने आइटम्स है ना उन सबको ऐड कर दो,
और नंबर ऑफ आइटम्स, यानी सपोज 10 आइटम्स है, 10 को ऐड कर दो, आइटम्स कितने होंगे 10, उस 10 से डिवाइड दे दो, जो आएगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि द अमाउंट, मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू, डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू, यानी सपोज किसी नंबर में 5 वैल्यू है, 2 3 4 5 6, इन पांचों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जो भी आएगा तो नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही उसका अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेज अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे जो मैंने अभी दिखाया ना आपको कि जितने नंबर हैं उनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, हाँ, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन देखिए, अरिथमेटिक मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वाले। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक मीन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये इसका सिंबल। अब जितने भी नंबर हैं ऑब्जर्वेशन में, जैसे सपोज x1 x2 x3, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड हम देते हैं किससे? n से। किससे देते हैं डिवाइड? n से। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अभी हम ये बता रहे हैं, सिंपल वाला बता रहे हैं। हाँ, अरिथमेटिक मीन ये x1 x2 x3, ये क्या हो गया? ये आपके यूनिवर्स के आइटम्स हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या है? सम ऑफ वेरियस वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया है एक ग्रुप में उसके सम है, और n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ आइटम्स, n जो है वो है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, n आपका नंबर ऑफ आइटम्स है। ओके, ये हो गया आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन। आइए अब सिंपल अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसमें कई मेथड्स आप देखोगे सिंपल अरिथमेटिक मीन में, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, फर्दर आप कई सीरीज देखोगे, इंडिविजुअल सीरीज देखोगे, आप डिस्क्रीट सीरीज देखोगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखोगे। आप कहोगे सर ये क्या होता है? बाबू हम पहले की क्लास में बता चुके हैं ये क्या होता है, फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये या तो आप कैसे कर सकते हो इसको और एक्सटेंड करेंगे। सपोज यहाँ पे कई वैल्यू है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 या प्लस xn। ठीक है, xn, और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। देखिए, यानी मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन्स, ध्यान दीजिएगा, अरिथमेटिक मीन जो होता है ना उसके दो टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है, एक वेटेज होता है। दो टाइप्स हो गए। उसके बाद सिंपल मेथड पे मैं उठाता हूँ तो सिंपल में 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। इस 3 मेथड होते हैं। इन 3 मेथड में सबसे पहले मैं इंडिविजुअल उठाता हूँ, उसमें 2 होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है जो कि आप देख रहे हैं, इसको लिखिए जल्दी से, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड जो कि अगला मेथड है वो देखेंगे। ओके बच्चों, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, देखिए ये क्वेश्चन ना इंडिविजुअल सीरीज का है। मार्क्स जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है ये 10 स्टूडेंट का मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स में। मार्क्स ऑफ
10 students in statistics. Marks of 10 students in statistics. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. 65, 45, 75, 65, 45, 75, 60, 55, 40, 75, 50. 85, 60. अब देखिए सिंपल मीन कैसे निकालेंगे, आप इसका सोल्यूशन देखिए। आप इसको ऐसे लिखिए, सोल्यूशन बहुत तरीके से हो सकता है। आप चाहे तो इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। जो मार्क्स है इसको ऐसे लिख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ और ये मार्क्स ऑफ 65, 45, 75, 50, 55, 40, 75, 50, 85, 60। आप इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको जो नीचे वाला होता है वही लिखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 600। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐड करेंगे जब तो कितना आएगा 600। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हो गया आपका समेशन अपॉन n। ये कितना आया है 600 आया है, 600 आया है। n 10, आपका मीन क्या हो जाएगा 60। ओके, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास एक पूरी सीरीज है स्टैटिस्टिक्स की। आपको अगर ये पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है। उस पर आपको ये फुल वीडियो मिलेगी जिस पे आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गुड बाय। Our next method is shortcut method. ठीक है, तो आइए देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होता है। The direct method of computation of arithmetic mean can be used when the items in the series are less. If items are more and figures are big, there would be difficulty in calculating the mean. This difficulty can be solved by using a shortcut method. We can assume any figure as the mean and deviation from this assume mean is calculated to get the arithmetic mean. तो देखिए शॉर्टकट मेथड में क्या होता है। शॉर्टकट मेथड जो है, देखिए जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम होता है तब आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो। लेकिन जब सीरीज में आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब डायरेक्ट मेथड से करने में डिफिकल्टी आती है। इस केस में हम शॉर्टकट मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा सही समझते हैं। ठीक है, वही ज़्यादा सुटेबल भी होता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम एक एज्यूम मीन लेते हैं और उससे डेविएशन निकालते हैं। अभी हम दिखाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उससे डेविएशन निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना मीन कैलकुलेट करते हैं। आइए इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। आप देखिए, इसको एज्यूम मीन बोलते हैं। ये मीन का सिंबल है, ये एज्यूम मीन है, ये जो डेविएशन आएगा उसका सम है और ये एम है। ए मीन्स एज्यूम मीन।
सम ऑफ डेविएशन। आ रही है बात समझ में? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ रही है तो जल्दी से कीजिए और इस पे बेस क्वेश्चन हम कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स दिए हुए हैं, इस मार्क्स को हम ऐसे लिखेंगे और इससे डेविएशन निकालेंगे। तो आप इसमें से कोई भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप एज्यूम भी मान सकते हैं। मैंने 20 माना है। अब सर क्यों 20 माने हैं? 20 इसलिए माने कि माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो 20, 30 में से 20 गया 10, 28 में से 20 गया 8, 35 में से 20 गया 15, 6 गलत हो सकता है हमसे भी, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करते रहिएगा। 6, 3, 0, 20। अब ना आपको इसे ऐड करना, आपने इसको ऐड किया, ये कितना आ गया? जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा dx, ये हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब तो सर n क्या होगा? बाबू देखिए, जितने नंबर्स होते हैं ना, कितना नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, बीस 100 और 10 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तरफ पहले ये डिवीजन होगा, सबसे अंत में ऐड होगा। ठीक है, पहले डिवाइड होगा और सबसे अंत में जो वैल्यू आएगी वो ऐड होगी। 20 प्लस 10, ये कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, इसको नोट कर दीजिए। तो आइए आज हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है। यहां देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में the value of variable are multiplied by their respective frequencies to get the sum of the product. The total so often is further divided by a number of observation. Means उन्होंने क्या कहा है कि जो वेरिएबल से आप दोगे और डिस्क्रीट में दो, एक वेरिएबल होगा एक फ्रीक्वेंसी होगा। आपको करना क्या होगा ना, वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आपको ये x होगा, f होगा, fx निकालना होगा, फिर इसको ऐड करना होगा, फिर f से डिवाइड देना होगा। ओके, तब जाके आपका डिस्क्रीट सीरीज में जो आंसर है वो आएगा। ठीक, देखिए डिस्क्रीट सीरीज में भी कई मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप वेरिएशन। पहला मेथड हम लोग क्या देखेंगे? डायरेक्ट मेथड देखेंगे। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में देखिए क्या होगा कि आपको दो, एक वेरिएबल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। ठीक है, सपोज 1 2 3 ये वेरिएबल है और 4 8 10 ये फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। फिर इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसमें इससे डिवाइड दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा fx का मतलब क्या हुआ? सिग्मा f भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे n भी हो सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा f n के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए समेशन fx, मैंने जैसे कि बताया दोनों नाम है इसका, समेशन भी और सिग्मा भी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। एंड देयर
देखो सिग्मा एफ का क्या मतलब होता है कि जो आइटम्स हैं फ्रीक्वेंसी को और जो आइटम्स है उनके प्रोडक्ट का सम, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम निकालते हैं। और सिग्मा एफ क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब चलिए अब इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आप इसको देखिए कायदे से और नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे लिखा जाएगा, x को इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे मैंने लिख दिया है, f को ऐसे लिखा जाएगा और फिर हम x और f का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 5 जा 50, 14 10 जा 140, 18 15 जा 270, 20 20 जा 400, 16 25 जा 400, 12 30 जा 360, 6 35 जा 210, 44 जा 160। ठीक है, इतना होने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे, ये सिग्मा एफ होगा, यहाँ पे हम fx को ऐड कर लेंगे। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 1990। ठीक है, ये आएगा आपका 1990। अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। 1990 अपॉन 100 जब हम करेंगे तो ये आएगा 19.90। ये है आपका मीन। ठीक है, 19.90। देखिए कितना आसान था ये। ओके, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए और फिर से आप मेरे को इवैल्यूएट कीजिए कि कितना आपने सीखा है। हाँ बच्चों देखो ध्यान दो, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, ये देखिए ये फॉर्मूला है, इससे सिंप्लीफाई तरीके से आप मेन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं, नोट आउट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a मींस एज्यूम मीन होता है, जैसा कि हमने अभी इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको बताया। सिग्मा एफ डी क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले हम क्या डेविएशन निकालेंगे, इस मेथड में हम डेविएशन निकालेंगे, फिर डेविएशन का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से होगा और तब जाके आप उसके सम से ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, आई बात समझ में? अभी नहीं आएगी समझ में, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला देखिए, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a फॉर एज्यूम मीन सिग्मा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ द ये सिग्मा एफ डी एक्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और सिग्मा डी एक्स एक्स माइनस ये होता है। उसके बाद सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या करना है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उस क्वेश्चन के थ्रू आप उसको समझेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये आपका आइटम से ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे। ओके, देखिए अब हम इसमें आइटम में किसी को भी एज्यूम मीन मान लेंगे, ऐसे इसको लिख देंगे और आइटम में हम किसी को भी एज्यूम मीन मान लेंगे। हमने 20 को माना, जब हम घटाएंगे देखिए -15 -10 -5 0 5 10 15 और 20। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, किससे? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। आइए 15 10 जा -150 -140 -90 0 80 120। ओके, अब इसका सम निकाल लेना है। इसका सम जो होगा वो होगा 100 और इसको ऐड कर देना। सुनिए इसको कैसे ऐड करना है। प्लस वाला एक बार आप ऐड कीजिए,
माइनस वाला एक बार ऐड कीजिए, जो अधिक हो उसको उससे कम वाले को घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा जो आंसर आएगा वो प्लस होगा माइनस, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, किसका वैल्यू बचती है, प्लस की माइनस। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये आया 190 प्लस 90 कितना हो गया 280 माइनस में, और जब हमने इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया, ये देखिए 290 प्लस 80 370, यानी इसका आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 370 से 280 गया 90 होगा, कितना होगा, कितना होगा 90 होगा। ओके, आ रही बात समझ में? हाँ, ध्यान दीजिए, ये जब आप माइनस वाला ऐड करोगे तो माइनस 380 आएगा, और जब आप प्लस वाला ऐड करोगे 370 आएगा। तो हमें साफ पता चलता है कि माइनस वाला आइटम बड़ा है तो उसका बैलेंस बचेगा माइनस के। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब चलिए मीन निकालते हैं। एज्यूम मीन हमने 20 माना है, ये हमारा आया है -10, ठीक है, और ये कितना आया है 100 आया है, तो ये हो जाएगा 20। पहले आप इसमें डिवाइड दे देना तब इधर आओगे, इसमें डिवाइड दे दो, कितना आएगा, ये आएगा -0.10 19.9 इसका होगा आंसर। ओके, तो देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया है, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी, मतलब शॉर्टकट मेथड से भी।